ट्रेंडिंग अवेयर इंटरनेशनल स्कूल के प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन आर्या हिंदी के इस सेशन में एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि बेटा हमने पिछले कुछ सेशन में देखा कि संज्ञा क्या होती है, उसके बाद बेटा हमने जाना कि सर्वनाम क्या होता है, और बेटा लास्ट में हमने जाना कि विशेषण क्या होता है। मेरे बच्चों, आज जो मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं बेटा, ये आपका चैप्टर है हिंदी कारक। हिंदी में जो आपके कारक होते हैं ये क्या होते हैं, इनका क्या यूज होता है, ये सब मैं आपको आज बेटा सिखाने वाला हूं। बेटा आप भी अपने साथ अपनी नोटबुक लेके बैठें और हाथ के हाथ नोट करते चलें मेरे साथ। तो मेरे बच्चों, आपके सामने दिया हुआ है हिंदी कारक। कारक क्या होते हैं मेरे बच्चों? वाक्य में शब्दों का आपसी संबंध बनाने के लिए हम कारकों का प्रयोग करते हैं। यदि हम इन कारकों का प्रयोग न करें तो बेटा जो वाक्य होता है उसमें उसकी सुंदरता नहीं आती। एक मिनट, हम हिंदी कारक की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि हिंदी कारक की डेफिनेशन क्या होती है। मेरे बच्चों, राम ने मोहन को पत्र लिखा। आपको दिया हुआ है राम ने मोहन को पत्र लिखा। यदि इसमें ने को हटा दिया जाए तो वाक्यों का एक आपसी संबंध इतना अच्छा नहीं होगा जो कारकों के साथ होता है। जैसे हम देख लेते हैं बेटा, मेरे बच्चों जो आपको वाक्य दिया हुआ है राम ने मोहन को पत्र लिखा, यदि मैं इसे इस प्रकार से लिख दूं, यदि मैं इसी वाक्य को इस प्रकार से लिखता हूं, राम मोहन पत्र लिखा, मेरे बच्चों इसमें मैंने कारक का प्रयोग नहीं किया, इसीलिए अब यह वाक्य अर्थ की दृष्टि से क्या सही है? नहीं, क्योंकि इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है। और बेटा ऊपर लिखा हुआ है राम ने मोहन को पत्र लिखा, जैसे ही मैंने कारक चिन्हों का प्रयोग किया वाक्य में एक सुंदरता आ गई। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है आपको, मीना कलम से लिखती है। यदि मैं इस वाक्य से को हटा दूं तो बेटा आपका हो जाएगा मीना कलम लिखती है। तो जो हमारा वाक्य होता है वह अर्थ की दृष्टि से ऐसा नहीं रहता जैसा कारक के होने पर होता है। वाक्य बनते ही शब्दों के आपसी संबंध से हैं। जो हमारे वाक्य होते हैं वो शब्दों के आपसी संबंध से बनते हैं। नीचे आपको दिया हुआ है, इसकी परिभाषा दी हुई है। वाक्य में आए शब्दों के आपसी संबंध को कारक कहते हैं। जो हमारे वाक्य होते हैं इसमें जो शब्दों का आपसी संबंध होता है इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा? कारक कहते हैं। जब वाक्य के एक शब्द एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते तो उन्हें जोड़ने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक कहते हैं। मेरे बच्चों, जब वाक्य में शब्द आपस में एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं तो इन्हीं को जोड़ने के लिए हम कुछ कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और जिन कारक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं इन्हीं को कारक चिन्ह कहते हैं। यदि हम हिंदी में कारकों की संख्या की बात करें तो हिंदी में आपके 8 कारक
होते हैं। इन आठ कारकों को ही कारक या परसर्ग भी कहा जाता है। प्रत्येक कारक की अपने कुछ चिन्ह होते हैं जिनके माध्यम से इनकी पहचान की जाती है। जैसे कर्ता, जो कर्ता होता है कारक आपका, इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने। दूसरा होता है आपका कर्म कारक, और जो कर्म कारक होता है इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। और तीसरा होता है आपका करण कारक, और जो करण कारक होता है इसका विभक्ति चिन्ह होता है से के द्वारा। मेरे बच्चों, जो आपका फोर्थ होता है ये होता है संप्रदान कारक, और जो संप्रदान कारक होता है इसका विभक्ति चिन्ह होता है को के लिए। और जो आपका फिफ्थ होता है ये होता है अपादान, और अपादान का विभक्ति चिन्ह होता है से अलगाव। जो आपका अपादान कारक होता है इसका विभक्ति चिन्ह होता है से अलगाव। और फिर आता है आपका संबंध कारक, और जो संबंध कारक होता है इसका विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। और फिर इसके बाद आता है आपका अधिकरण कारक, और जो अधिकरण कारक होता है इसका विभक्ति चिन्ह होता है में, पे, पर। और सबसे लास्ट में आता है संबोधन, और संबोधन का विभक्ति चिन्ह होता है हे, भो, अरे। अब हम इन्हें एक एक करके जानेंगे कि किस कारक की क्या विशेषता होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रथमा विभक्ति, और प्रथम विभक्ति होती है आपकी कर्ता कारक, और इसका बेटा विभक्ति चिन्ह होता है ने। कर्ता क्या होता है? कार्य को करने वाला। जो आपका कर्ता होता है वह होता है कार्य को करने वाला। इसका चिन्ह होता है ने। यदि किसी वाक्य में ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो आप अवश्य ही कह सकते हैं कि वहां पर कर्ता कारक होगा। किसी भी वाक्य में क्रिया जिस कार्य को बताती है, किसी भी वाक्य में क्रिया जिस कार्य को बताती है उसे करने वाला कर्ता कहलाता है। तो मेरे बच्चों, किसी भी वाक्य में क्रिया जिस कार्य को बताती है उसे करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया से कौन प्रश्न करो। यदि आप कर्ता कारक में क्रिया से कौन प्रश्न करते हैं और क्रिया उसका कोई संभावित उत्तर दे देती है तो आप कह सकते हैं कि अवश्य ही यहां कर्ता कारक होगा। जैसे मेरे बच्चों, मैंने 2-3 उदाहरणों को लिया है इसमें। लड़की लिखती है, लड़की लिखती है। अब इससे आप कौन प्रश्न करो, कौन लिखती है, तो तुरंत आपको एक आंसर मिलेगा कि लड़की लिखती है। और जैसे ही आपको ये कौन का उत्तर दिया इसने तो तुरंत ही आप कह सकते हैं कि यहां कर्ता कारक होगा। दूसरा है लड़का दौड़ता है। इससे भी आप प्रश्न कीजिए कौन दौड़ता है तो एक उत्तर आएगा कि लड़का दौड़ता है। और जैसे ही इसने इस कौन का उत्तर दिया आप अवश्य ही समझ जाएंगे कि यहां कर्ता कारक होगा। तीसरा होता है मीना ने गीत गाया। अब इसमें मेरे बच्चों आपको विभक्ति चिन्ह दिया हुआ है ने, आपको विभक्ति चिन्ह दिया हुआ है ने, और इस विभक्ति चिन्ह को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि यहां कर्ता कारक होगा। फिर आती है आपकी दूसरी विभक्ति, और जो दूसरी विभक्ति होती है इसको बोलते हैं कर्म कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। यदि आपको किसी वाक्य में को विभक्ति चिन्ह दिखता है तो आप अवश्य ही बता सकते हैं कि वहां पर कर्म कारक होगा। जैसे
वाक्य में क्रिया जिस कार्य को बताती है उसका फल या फिर भाव जहां पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यदि आपको किसी वाक्य में बेटा क्रिया जिस कार्य को बताती है उसका फल या फिर भाव जहां पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मोहन गीत गाता है, तो जो हमारी क्रिया है गाता, इसका जो प्रभाव जहां पड़ता है वहां क्या होता है, वहां कर्म कारक होता है। किसान फसल काटता है, जो काटता है यह आपकी क्रिया है और इसका जो जहां प्रभाव पड़ेगा वहां आपका अवश्य ही कर्म कारक होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी पहचान होती है वाक्य में क्रिया से क्या और किसको प्रश्न करो। आप किसी वाक्य में क्रिया से जब क्या और किसको प्रश्न करते हैं तो क्रिया उसका कोई संभावित उत्तर देती है, और ऐसे में यदि वह क्रिया कोई संभावित उत्तर देती है तो अवश्य ही वहां आपका कर्म कारक होगा। मोहन गीत गाता है, अब जो इसमें क्रिया है आपकी गाता है, इससे आपको एक प्रश्न करना है मोहन क्या गाता है, तो यह तुरंत ही एक उत्तर देगी कि मोहन गीत गाता है। और जैसे ही इसने इसका क्या का उत्तर दिया तो आप समझ जाएंगे कि यहां पर कर्म कारक होगा। किसान फसल काटता है, तो बेटा हम कह सकते हैं कि किसान क्या काटता है। जैसे ही मैंने बोला कि किसान क्या काटता है तो तुरंत इधर से एक उत्तर आएगा कि किसान फसल काटता है, तो आप अवश्य ही समझ जाएंगे कि यहां पर भी कर्म कारक ही होगा। तीसरा आता है आपका लड़का फुटबॉल खेलता है, तो हम इससे भी फिर से वही प्रश्न करेंगे कि लड़का क्या खेलता है, तो एक आंसर निकल के आएगा कि लड़का फुटबॉल खेलता है। और जैसे ही फुटबॉल निकल के आया आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि इसमें भी आपका कर्म कारक होगा। इसकी एक छोटी सी पहचान और होती है मेरे बच्चों, कर्ता जहां जाता है उस स्थान को कर्म कहते हैं। जो कर्ता होता है वह जिस स्थान पर जाता है उसी स्थान को हम कर्म कहते हैं। जैसे बालक विद्यालय जाता है, तो हम इससे भी बेटा कह सकते हैं कि बालक कहां जाता है, विद्यालय को जाता है, तो तुरंत ही आप समझ जाएंगे कि यहां पर भी कर्म ही कारक होगा। मेरे बच्चों, मैंने कर्ता कारक से कुछ प्रश्नों को लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 1 है राम ने खाना खाया। जो आपका प्रश्न नंबर 1 है बेटा यह है राम ने खाना खाया। अब इसमें आपका विभक्ति चिन्ह आया है ने, और जैसे ही विभक्ति चिन्ह आया है आपने देखा कि इसमें आया है ने, और ने हमारा किस में आता है, कर्ता कारक में, तो आप तुरंत ही समझ जाएंगे यहां पर आपका कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक। फिर आपको दूसरा दिया हुआ है सीता ने गीत गाया। किसने गीत गाया, सीता ने, और जैसे ही आपने यहां देखा कि यहां पर फिर से विभक्ति चिन्ह है आपका ने, और ने किस में आता है आपका, कर्ता कारक, तो यहां पर भी आपका बेटा क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। तीसरा है मोहन ने गेंद फेंकी, तो इसमें भी आपका विभक्ति चिन्ह आ गया है ने, और जो ने है आपका किस विभक्ति में आता है, किस कारक में आता है, कर्ता कारक, तो यहां पर भी आपका हो जाएगा कर्ता कारक। फिर आगे दिया हुआ है चिड़िया ने दाना चुगा, तो जो चिड़िया है उसने क्या चुगा, दाना, और विभक्ति चिन्ह फिर से क्या, ने, और फिर से विभक्ति चिन्ह ने, तो आपका कौन सा कारक, कर्ता कारक। आगे दिया हुआ है आपको लड़की ने पत्र लिखा, और जो बेटा लड़की ने पत्र लिखा इसमें भी आपका विभक्ति चिन्ह है ने, और जब विभक्ति चिन्ह ने है तो आपका फिर से क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। आगे दिया हुआ है आपको बच्चे ने शोर मचाया,
मेरे बच्चों इसमें भी आपका विभक्ति चिन्ह फिर से क्या आया है, ने। और जब विभक्ति चिन्ह ने आया है और इसमें बेटा आपका कहां है, कर्ता ने, तो कौन सा कारक, फिर से आपका कर्ता कारक हो जाएगा। श्यामा ने सब्जी काटी, इसमें भी आपका विभक्ति चिन्ह है ने, और जब विभक्ति चिन्ह ने है तो आपका फिर से कौन सा कारक, कर्ता कारक। आगे है सूरज ने प्रकाश फैलाया, और बेटा फिर से आपका विभक्ति चिन्ह आ गया ने, और जब किसी वाक्य में ने विभक्ति चिन्ह आ जाता है तो वहां आपका कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक होता है। तो ये सारे आपके कर्ता कारक के ही उदाहरण लिए थे मैंने बेटा, जो बताते हैं कि इसमें कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। मेरे बच्चों जो आपका कर्म कारक होता है, कभी कभी इसमें कुछ प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं जो मैंने लिए हैं, और बेटा इनमें भी हमेशा कर्म कारक ही होता है। जैसे विद्यालय के समीप गांव हैं, यदि आपको इस तरह के प्रश्न मिलते हैं कि विद्यालय के समीप गांव हैं, गांव के निकट नदी बहती है, मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं, गांव के चारों ओर खेत है, मां के अंधभक्त को धिक्कार है। यदि आपको इस तरह के प्रश्न भी मिलते हैं तो इस तरह के प्रश्नों में अवश्य ही आपका कर्म कारक ही होता है। तीसरी विभक्ति आती है आपकी करण कारक, और जो करण कारक होता है इसके भी अपने कुछ विभक्ति चिन्ह होते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं हम। किसी भी वाक्य में होने वाली क्रिया जिस माध्यम में संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। किसी भी माध्यम में होने वाली क्रिया जिस माध्यम में संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। अब ये माध्यम क्या है, एक मिनट इसको देख लेते हैं। लड़का डंडे से कुत्ते को मारता है। मेरे बच्चों सबसे पहले जो आपका करण कारक होता है इसका अपना एक विभक्ति चिन्ह होता है, और बेटा ये होता है से के द्वारा। यदि आपको किसी वाक्य में से के द्वारा आता है तो वहां अवश्य ही आपका करण कारक होगा। जैसे लड़का डंडे से कुत्ते को मारता है, तो लड़का किसके द्वारा मारता है, डंडे के द्वारा। तो आपका बेटा आपका माध्यम क्या हो जाएगा, डंडे के द्वारा। और जब इसमें माध्यम हो गया तो इसमें अवश्य ही आपका करण कारक हो जाएगा। फिर है आगे, लड़का कलम से लिखता है, और आपका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो लड़का किसके द्वारा लिखता है, कलम के द्वारा लिखता है। और लड़का जब कलम के द्वारा लिखता है तो आपका कौन सा कारक हो जाएगा, फिर से करण कारक हो जाएगा। आगे दिया हुआ है मोहन के द्वारा गीत गाया गया। किसके द्वारा गीत गाया गया, मोहन के द्वारा। और जब मोहन के द्वारा गीत गाया गया तो बेटा आपका फिर से कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक। और आगे दिया हुआ है तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई। तो किसके द्वारा लिखी गई, तुलसीदास जी के द्वारा। तो इसमें भी आपका करण कारक हो जाएगा। मैंने एक छोटा सा नोट लिखा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। जब कर्ता के जो हमारा वाक्य होता है उसमें जो कर्ता होता है, कर्ता के तुरंत बाद से के द्वारा लग जाता है तो कर्ता न रहकर माध्यम हो जाता है। मेरे बच्चों जो हमारा वाक्य होता है और उसमें जो कर्ता होता है, यदि उस कर्ता के बाद से के द्वारा लगा हो तो फिर वह
कर्ता न होकर आपका माध्यम हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, आज के सेशन को बेटा यहीं खत्म करते हैं। कल से फिर मुलाकात होगी।